बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग का लेक्चर होगा। चैप्टर नेम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3 होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक of Sarfaraz Limited, company has a balance at the bank rupees 3800 on 31st March 2015, but this did not agree with the bank statement on the same date. An investigation into the difference gives the following information. Students, बाकी पॉइंट्स पे आने से पहले हम शुरू में फिर से पढ़ लेते हैं। According to the cash book of Sarfaraz Limited, कौन सी बुक आ गई है? कैश बुक। वो कह रहे हैं सरफराज लिमिटेड की कैश बुक में कितना बैलेंस है? 3800 रुपया कैश बुक में लिखा हुआ है कि उसके बैंक अकाउंट में 3800 रुपए हैं कैश बुक के मुताबिक। अब स्टूडेंट्स, हम सोल्यूशन पे आते हैं। हमने पहले ही फॉर्मेट बना लिया है, उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मेट क्या समझ आ गई होगी। मैंने यहाँ लिख लिया क्वेश्चन नंबर 10, ऊपर लिख लेंगे सरफराज लिमिटेड, उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और एज ऑन 31 मार्च 2015, उसके बाद डिटेल्स और रुपीस का कॉलम हम पहले ही बना चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, हमने जो पॉइंट पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ सरफराज, कौन सी बुक आ गई है? कैश बुक। कैश बुक आ गई है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी ओवरड्रान या ओवरड्राफ्ट का लफ्ज नहीं आया। इट्स मीन ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा? नॉर्मल बैलेंस, जो कि कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो हम यहां लिख लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और बैलेंस कौन सा लिख लेंगे? डेबिट बैलेंस। अमाउंट बाहर लिख लेंगे 3800। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम यहां लिख लेंगे ऐड और कुछ लाइन जोड़ के यहां लिख लेंगे लेस। अब स्टूडेंट्स, ये कैश बुक है, नॉर्मल बैलेंस और डेबिट है, तो इट्स मीन हमारे पास जो रूल अप्लाई होगा वो कौन सा रूल होगा कि कैश बुक डेबिट हो या पासबुक डेबिट। अगर अमाउंट हमारे पास कैश बुक में ज्यादा शो कर रही हो तो माइनस कर देंगे, अगर कैश बुक में अमाउंट कम शो कर रही हो तो इंक्रीज कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये रूल अप्लाई होगा बिकॉज डेबिट बैलेंस आया हुआ है। और साथ ही स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल में पहले लिख दी है कि कैश बुक और पासबुक में दोनों में अमाउंट हमने सपोज की है कि हमारे बैंक अकाउंट में 20,000 की अमाउंट पड़ी है, जो कि हमारे पास कैश बुक में भी 20,000 की अमाउंट लिखी हुई है और पासबुक जो कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है उसमें भी अमाउंट 20,000 ही लिखी हुई है, यानी दोनों बुक्स में अमाउंट इक्वल है। अब स्टूडेंट्स, पहले पॉइंट पे आते हैं। एक जो 1 पॉइंट है हमारे पास, ट्रेड सब्सक्रिप्शन 500 पेड बाय द बैंक ऑन 31st मार्च 2015 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ट्रेड सब्सक्रिप्शन 500 पेड बाय बैंक। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। ट्रेड सब्सक्रिप्शन के नाम पे 500 रुपीज पेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट से पेड कर दिए हैं, अदा कर दिए हैं। ट्रेड सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट हमारा एक एक्सपेंस खर्चा होता है। ट्रेड सब्सक्रिप्शन यानी सरफराज लिमिटेड ने फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने हो या उसका मेंबर बनना हो या कुछ भी, तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को आइडिया होगा मोबिलिंक, यूफोन, जैज वगैरह के जो आपके वारिद वगैरह है, जब आप कोई पैकेज सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है? आपके पैसे बैलेंस कटता है। ठीक है, तो आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है कि फलां पैकेज को सब्सक्राइब करने के लिए फलां का बटन दबाएं। तो आप जब वो पैकेज सब्सक्राइब करते हैं तो आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है। सेम ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, यानी हमारे अकाउंट से ट्रेड सब्सक्रिप्शन के नाम पे 500 रुपया बैंक ने पेड कर दिए, अदा कर दिए, जिस कंपनी को या जिस बंदे को भी अदा कर दिए, लेकिन बैंक ने पेड बाय बैंक, बैंक ने अदा कर दिए। अब स्टूडेंट, यहाँ पे लिखने से पहले हम पहले यहाँ पे एग्जांपल में आ जाते हैं। दोनों बुक्स में अमाउंट 20,000 है, लेकिन ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, बैंक ने अदा कर दिए। अब बैंक ने जब हमारे अकाउंट से पैसे अदा किए होंगे तो उसने पासबुक में यहाँ पे 500 रुपया क्या कर दिया होगा? माइनस कर दिया होगा, क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट से अदा की है, हमें तो पता ही नहीं है, खुद कह भी रहे हैं नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा, पासबुक में बैंक ने माइनस कर दिए लेकिन हमें पता ही नहीं है, तो हमारे पास तो अमाउंट
20,000 ही शो हो रही होगी, जबकि बैंक में 19,500 शो हो रही होगी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 लेक्चर की तरह ही हमने हमेशा अपनी बुक को देखना होता है, कैश बुक को। तो हमारी बुक में अमाउंट ज्यादा शो हो रही है एज कंपेयर टू पासबुक। जब कैश बुक में अमाउंट ज्यादा शो हो रही है तो रूल पे है, जब अमाउंट ज्यादा शो कर रही हो तो आपने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। सो इस पॉइंट को हम यहाँ लिख लेंगे माइनस में, लिख लेंगे ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। बस अमाउंट कितनी है, 500 हम यहाँ लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब यहाँ से हम इसको मिटा लेते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं a check paid for advertising on 10th March for ₹197 has not been entered in the cash book। इस पॉइंट में स्टूडेंट्स हमारे पास वो ये कह रहे हैं एक चेक था जो कि पे कर दिया था सरफराज लिमिटेड ने एडवर्टाइजमेंट इश्तेहारबाजी वगैरह के लिए, जो इश्तेहार लगाती है कंपनी वगैरह, लेकिन नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। यानी हमने एक चेक लिखा था 197 रुपीज का इश्तेहार वगैरह के लिए, तो बैंक से वो पैसे हमने निकलवा दिए लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं हुए। अब स्टूडेंट्स पॉइंट को समझना है, जब चेक पे किया था और बैंक से पैसे निकलवा लिए तो पासबुक जो कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, यहाँ पे बैंक ने तो हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए होंगे क्योंकि नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन बैंक की तरफ से वो चेक पे हो चुका है। इट्स मीन बैंक ने पैसे माइनस कर दिए लेकिन हमारे पास माइनस नहीं हुए। हमारे पास अमाउंट 20,000 ही शो करेगी, जबकि बैंक में अमाउंट 20,000 में से क्या कर देंगे, अगर आप माइनस करते हैं 197 तो वहां पे 19803 शो कर रही है। स्टूडेंट्स, हमने हमेशा हर पॉइंट के लिहाज से अपनी कैश बुक को देखना होता है। हमारी कैश बुक में अमाउंट ज्यादा शो कर रही है तो रूल पे आते हैं, जब कैश बुक ज्यादा शो कर रही हो तो डिक्रीज करना होता है, माइनस करना होता है। इस पॉइंट को भी यहाँ पे हम लिख लेंगे चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। 197 यहाँ पे लेस कर देंगे और इस पॉइंट को भी स्टूडेंट्स हम यहाँ से मिटा लेते हैं, सिर्फ समझने के लिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स आते हैं। पॉइंट नंबर 3 है checks of ₹1100 sent to creditors on 30th March 2015 were not paid by the bank until 5 March 2015। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझना है। हमारे पास जो डेट है वो 31 मार्च 2015 की है, यानी हम जो BRS बना रहे हैं वो 31 मार्च की बना रहे हैं कि 31 मार्च तक हमने क्या पॉइंट ऐड कर दिए, क्या कितना कैश प्लस किया या कितना कैश माइनस किया। अब पॉइंट नंबर 3 में कह रहे हैं चेक्स ऑफ 1100 रुपए का चेक था सेंट टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को दे दिया है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझें, क्रेडिटर्स का मतलब अकाउंट पेएबल, यानी वो लोग जिनसे हमने कोई चीज उधार पे खरीदी होती है, वो कौन होते हैं, अकाउंट पेएबल दूसरा नाम है इसका, या क्रेडिटर्स। अब हमने एक चेक 1100 रुपए का क्रेडिटर्स को दे दिया है जिनको उधार का पैसा देना था 30 मार्च को ही, लेकिन नॉट पेड बाय द बैंक अंटिल 5 अप्रैल। हमने 1100 रुपए का चेक क्रेडिटर्स को दे दिया जिनको उधार का पैसा देना था और 30 मार्च को हमने अपने पास रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, 5 अप्रैल भी आ गई। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट किसने कर दिया, हमने काम किया था। कैश बुक हमारे पास थी, जब हमने 1100 का चेक क्रेडिटर्स को दे दिया होगा हम अपने पास 1100 रुपए माइनस कर देंगे। हमने यही सोचा था कि हम जब दे रहे हैं उसको क्रेडिटर्स को चेक, तो वो भी हमारे अकाउंट से जब पैसा निकलवा लेगा तो बैंक भी पासबुक में वो 1100 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन बैंक ने अभी तक पे नहीं किया, इट्स मीन बैंक ने ये काम अभी तक नहीं किया, लेकिन हम पहले ही माइनस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 20,000 में से अगर हम माइनस करते हैं 1100 तो हमारे पास 18,900 अमाउंट बच जाती है और बैंक में उतनी ही अमाउंट शो हो रही है 20,000। अब स्टूडेंट्स, हमने हमेशा कैश बुक को देखना है। हमारी बुक कम शो कर रही है, जब कम शो कर रही हो तो प्लस कर देंगे, यहां लिख लेंगे चेक सेंट टू क्रेडिटर्स बट नॉट पेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने पैसे अदा नहीं किए, अमाउंट 1100। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। अब इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, checks received from customers amounting ₹1680 were paid into bank on 28 March
but were not credited by the bank। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझें। चेक रिसीव किया कस्टमर से 1680, वर पेड इनटू बैंक 28 मार्च, बट वर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने 1680 रुपए का चेक बैंक को दिया, चेक इनटू बैंक, यानी बैंक को दिए कि आप हमारे अकाउंट में पैसे क्या कर दें, जमा कर दें, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। स्टूडेंट्स बार बार कह रहा हूं, इससे पहले 2 लेक्चर में भी बताया था, जब बैंक हमारे अकाउंट में पैसे जमा करता है तो क्रेडिट करता है, जब निकालता है तो डेबिट करता है। अब यहाँ कह रहे हैं नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने एक चेक 1680 रुपए का बैंक को दिया कि हमारे अकाउंट में जमा कर दें, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया। यानी जब हमने बैंक को चेक दिया होगा तो अपने पास तो पहले ही अपने पास यहाँ जमा कर लिया होगा पैसा, ये सोच के कि जब बैंक को दे देंगे तो बैंक ने हमारे अकाउंट में जमा कर देगा, तो वही पासबुक में जमा कर देगा, लेकिन बैंक ने जमा नहीं किया। अब स्टूडेंट्स इसको मैं ऐड नहीं कर रहा, हम जरा डायरेक्टली पॉइंट को समझ लेते हैं। जब हमने अपने पास जमा कर दिया था लेकिन बैंक ने जमा नहीं किया, तो हमारे पास जब इसमें ऐड कर देंगे अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, ऑलमोस्ट 21,680। ठीक है, 21,680 की अमाउंट आ गई कैश बुक में, जबकि पासबुक में उतनी ही अमाउंट है। हमने अपनी कैश बुक को देखना है, हमारी बुक ज्यादा शो कर रही है, जब ज्यादा शो करती है कैश बुक तो क्या करना चाहिए, डिक्रीज यानी माइनस। तो यहां लिख लेंगे चेक सेंड टू बैंक या पेड इनटू बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट अभी तक नहीं किया, 1680 रुपीज। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹300 नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स, अगर हम ये इज्यूम कर लें सरफराज लिमिटेड साहब ने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया था, उस पे उसको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, सूद मिला है, तो वो खुद सूद लेने के बजाय बैंक को बोला होगा कि काइंडली आप अपना कोई नुमाइंदा बेचकर फलां कंपनी से वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उस पे जो मुझे इंटरेस्ट मिला है वो उससे लेके सूद का जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। तो बैंक जब उस कंपनी से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर देगा तो वो हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। तो स्टूडेंट्स बैंक क्या करेगा, पासबुक में यहाँ पे 300 ऐड कर देगा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। तो पासबुक में जब बैंक जमा कर देगा तो इट्स मीन पासबुक में अमाउंट ऐड हो जाएगी, लेकिन कैश बुक में तो उतनी ही 20,000 की अमाउंट शो होगी। तो अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली पॉइंट को समझ लेते हैं। हमारे पास कैश बुक में हमेशा हम देखेंगे कैश बुक में 20,000 शो होंगे और पासबुक में 20,300 शो होंगे, क्योंकि उसमें ऐड हो रहे हैं 300, हमारी बुक में कम शो हो रहे हैं। तो रूल क्या चलेगा, जब कैश बुक में पैसे कम शो हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ ऐड पे आ जाएंगे और आप लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अमाउंट कितनी थी, 300। स्टूडेंट्स यहाँ तक सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे, मेन बैलेंस ये था, इसमें 2 पॉइंट ऐड हो रहे हैं, तो इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तीनों को ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया है 5200। अब इसमें से क्या करेंगे, इन तीनों को लेस कर देंगे, यहाँ पे 2 लाइनें और यहाँ पे 1 लाइन। अब इसमें से हम ये माइनस कर लेते हैं तीनों पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर बच गया वो 2823 आंसर आ गया। अब इसको नाम क्या देंगे स्टूडेंट्स, ऊपर अगर कैश बुक है तो नीचे क्या नाम देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, और ऊपर कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो नीचे क्या लिख लेंगे, क्रेडिट बैलेंस। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 3 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।